बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जहां पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता विरोधी कथित अपराधों के सबसे बड़े और विवादित मामले में आज फैसला सुनाया गया है। ढाका में इस वक्त अभूतपूर्व तनाव है और सुरक्षा व्यवस्था चरम पर है। ये फैसला इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने सुनाया है, जो नाम में भले ही इंटरनेशनल हो, लेकिन ये पूरी तरह बांग्लादेश की घरेलू अदालत है। जस्टिस गुलाम मुर्तजा की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय पीठ ने सुबह से ही 6 हिस्सों में बटे 400 पन्नों के फैसले को पढ़ना शुरू कर दिया है, जिसमें मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्टों और कथित क्रूरताओं का विस्तृत वर्णन शामिल है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मीडिया। और आज इस वीडियो में हम आपको शेख हसीना से जुड़ी हर वो सच का सामना करवाएंगे जिससे शायद आप अनजान हैं। अदालत ने अपने रिकॉर्ड में रखा है कि जुलाई-अगस्त 2024 के प्रदर्शनों के दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए और पूर्व प्रधानमंत्री पर बम तथा घातक हथियारों का इस्तेमाल तक के आदेश देने का आरोप है। ट्राइब्यूनल के समक्ष 10,000 पन्नों के दस्तावेज और 80 से अधिक गवाहों के बयान पेश किए गए थे, जिनकी केस दर केस रीडिंग के कारण कार्यवाही लंबी चली। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके पूर्व गृह मंत्री की अनुपस्थिति में फैसला सुनाया गया, क्योंकि दोनों को भगौड़ा घोषित किया जा चुका है। ढाका में तनाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले सप्ताह 40 से ज्यादा आगजनी और बम धमाकों के बाद पुलिस को सीधे आदेश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर आगजनी या विस्फोट की कोशिश करे तो सीधे गोली चलाई जाए। फैसले की घोषणा करते हुए इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल 1 ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और हत्याओं के मामले में मौत की सजा सुनाई है। हसीना, पूर्व गृह मंत्री और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून पर मानवता विरोधी अपराधों के तहत ट्रायल चला था। ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना को 3 गंभीर आरोपों, न्याय में बाधा डालना, हत्याओं का आदेश देना और दंडात्मक हत्याओं को रोकने के लिए कोई कदम न उठाना में दोषी पाया और उन्हें इन हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया। हालांकि पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को फांसी की सजा से छूट दे दी गई है, क्योंकि उन्होंने सरकारी गवाह बनकर अभियोजन पक्ष का साथ दिया और उनकी गवाही इस पूरे मामले के फैसले का प्रमुख आधार बनी। फैसले के बाद अभियोजक गाजी एमएच तमीम ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने हसीना को अधिकतम सजा देने और दोषियों की संपत्ति जब्त कर पीड़ितों के परिवारों में वितरित करने का अनुरोध किया था। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कानून के मुताबिक शेख हसीना उच्चतम न्यायालय में अपील तब तक नहीं कर सकती जब तक कि वो या तो आत्मसमर्पण न कर दे या फिर फैसले के 30 दिनों के भीतर गिरफ्तार न हो जाए। अदालत ने 14 जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनकारियों को फांसी पर लटकाने के निर्देश वाले फोन कॉल्स का भी हवाला दिया। साथ ही हेलीकॉप्टर, ड्रोन और घातक हथियारों का इस्तेमाल की अनुमति देने के आरोपों को भी फैसला दर्ज किया गया है। फिलहाल ये देखना होगा कि यह फैसला बांग्लादेश की राजनीति और न्यायपालिका के लिए क्या नई राह खोलता है, खासकर तब जब मुख्य दोषी भगौड़े घोषित हुए हैं। अब आपको सुनाते हैं वो ऑडियो कॉल जो एनडीटीवी एक्सक्लूसिव है और शेख हसीना खुद एनडीटीवी को क्या बता रही हैं यूनुस के बारे में, वो सुनिए। अवामी लीग पर यूनुस सरकार ने यहाँ पर लगा रखा है प्रतिबंध और इसी को लेकर ऐतराज है इन लोगों का, जिसका ये प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश की फिजाओं में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। कई जगह पर आगजनी की तस्वीरें आई हैं और ये हालात आप यहाँ पर देखिए कैसे हैं। सड़कों पर हाथों में लोगों के क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं और ये विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर एक बातचीत भी हम आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी आदित्य राज कौल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से बातचीत भी की। हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने आदित्य राज से उनके सवालों के जवाब में क्या कुछ कहा। देखिए, यहाँ पर जब उनसे बातचीत हुई आदित्य की शेख हसीना से, तो उन्होंने यहाँ पर एक्सक्लूसिवली इनसे जब बात हुई तो उन्होंने पूछा कि क्या बांग्लादेश में चुनाव को लेकर गतिरोध है। तो इस पर शेख हसीना ने क्या जवाब दिया कि फरवरी में होने वाले चुनाव दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं है। दरअसल फरवरी में चुनाव का ऐलान यहाँ पर किया गया था और उसी को लेकर उनका ये कहना है कि दिखावा है सिर्फ और कुछ नहीं है। इसको लेकर एक और सवाल आदित्य ने यह पूछा उनसे कि आपके पिता राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान के घर और विरासत को नुकसान पहुंचाया गया, आप इस पर क्या कहेंगी। जब शेख हसीना का विरोध हो रहा था तो तमाम जो ऐतिहासिक चीजें थी बांग्लादेश की उन सबको नुकसान पहुंचाया गया था। तो इस पर शेख हसीना का कहना था कि हमारी विरासत को मिटाने का प्रयास किया गया, हिंसा और धमकी के जरिए निर्वाचित सरकार को हटाने की साजिश रची गई। आपको याद होगा कि शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा था जब प्रदर्शन के खिलाफ हुए थे और इसको वो साजिश बता रही थी। यहाँ पर आदित्य ने फिर उनसे एक और सवाल ये पूछा कि बांग्लादेश में लगातार
हिंसा हुई है, इस पर आप क्या कहेंगी? जो माहौल बांग्लादेश का बना हुआ है, तो इस पर शेख हसीना ने क्या जवाब दिया था, ये भी आप जरा देखिए। इस पर उनका ये कहना था कि सत्ता में बैठे लोग हमारे मुक्ति संग्राम को मिटाना चाहते हैं। छात्रों के विरोध का लोकतंत्र विरोधी ताकतों ने फायदा उठाया है। उस दौरान छात्र जो है वो बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे थे और उसको वे कह रही हैं कि इसका इस्तेमाल लोगों ने वहां पर किया। आदित्य ने एक और सवाल उनसे यह भी पूछा कि बांग्लादेश में हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, घरों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे राजनीति है? तो इस पर शेख हसीना ने यह जवाब दिया था कि यूनुस के सत्ता में आने के बाद से अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अपराधियों और जेल से रिहा किया गया अपराधियों को, मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि इसके पीछे राजनीतिक हाथ है। तो हिंदुओं पर जिस तरह से टारगेटेड अटैक वहां पर हुए थे बांग्लादेश पर, उसके लिए भी यूनुस को उन्होंने यहाँ पर जिम्मेदार बताया, जो केयरटेकर गवर्नमेंट बांग्लादेश में है।